हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है यानी रेस क्यू में। और आज हम लोग जिस पे रिएक्शन कर रहे हैं वो एक वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है जिसका टाइटल है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी एंड व्हाई एवरी इंडियन शुड नो अबाउट इट। ये आई थिंक जितना मैंने इसमें पढ़ा था उसमें ये था कि जो संत रामानुजनाचार्य थे उनके उनके ऊपर ये एक स्टैचू बनाया जा रहा है साउथ में। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जितना मुझे आइडिया है कि शायद ये भक्ति मूवमेंट में वो शायद इन्वॉल्व थे। भक्ति मूवमेंट जो था वो साउथ इंडिया के साइड पे ज्यादातर ये पॉपुलराइज करा गया था। ऐसा नहीं है सिर्फ साउथ इंडिया स्पेसिफिकली बोल सकते हैं, बट नॉर्थ इंडिया के टाइम नॉर्थ इंडिया में भी ये पॉपुलराइज हुआ था, लेकिन साउथ में ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो ये उसी पे रिगार्डिंग है कि अभी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है वो साउथ में, आई थिंक साउथ में बना रहे इंडिया की तरफ से। तो हम इस वीडियो में और भी जानेंगे कि इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का कितने का प्रोजेक्ट है, क्योंकि आई थिंक ये बजट भी डिसाइड करता है कि कितना कितना वो बनेगा और इसका क्या रिप्रेजेंटेशन होने वाला है वो भी हमें इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब डेफिनेटली करो और मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा। तो हम इस वीडियो का भी हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भारत को मिल चुका है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता होगा कि आपको मिलेगा गुजरात में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है तेलंगाना में। रिसेंटली इंडियन पीएम ने इसको इनॉग्रेट किया है और इस स्टैचू का बहुत ही गहरा संबंध है भक्ति मूवमेंट से। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में क्या खास बातें हैं, व्हाई इज इट सो स्पेशल, श्री रामानुजाचार्य कौन थे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था भक्ति मूवमेंट में, इंडियन सोसाइटी में आज भी इनका इम्पैक्ट हम कैसे महसूस करते हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न यहाँ पर यह है कि भक्ति मूवमेंट किस सदी में शुरू हुई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 10th सेंचुरी या फिर 9th सेंचुरी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो है इसका ये मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो जैसे मैं आपको ये बताया कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये आपको मिलेगा तेलंगाना हैदराबाद में। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है तेलंगाना, एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। इंडिया की आबादी है यहाँ पर 3 करोड़ 50 लाख के आसपास। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की हाइट की अगर हम बात करें तो ये दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट सीटिंग स्टैचू है। ये आपने देखा होगा काफी बार कुछ आर्टिकल्स में लिखा है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। नॉट करेक्ट। सेकेंड लार्जेस्ट सीटिंग पोजीशन में जो स्टैचू है वहां पे इसकी रैंक आती है नंबर 2। इसकी टोटल हाइट है 216 फीट। और इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के अलावा रामानुज स्टैचू भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टैचू कमेमोरेट करता है 11th सेंचुरी के भक्ति सेंट रामानुजाचार्य को, जिन्होंने ये आइडिया इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया था 11th सेंचुरी के आसपास कि एक आदमी किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी फेथ का हो, आप उसको इक्वली ट्रीट करेंगे। ये उस टाइम के हिसाब से आप अगर सोचो तो एक रेवोल्यूशनरी आइडिया। 11th सेंचुरी पे ये लोग कास्टिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया के कई देश है, कई इलाके हैं, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यूएसए जैसी डेवलप्ड कंट्री में हमने रिसेंटली देखा कि रॉयट्स हो गए थे रेस के इशू को लेकर। तो 11th सेंचुरी में जो ये मैसेज है यूनिवर्सल इक्वालिटी का, ये बहुत ही एक ब्रेव स्टेप था। और इसलिए आज भी 2022 में हम कमेमोरेट कर रहे हैं 1000 इयर्स ऑफ हिज बर्थ एनिवर्सरी। और जो ये स्टैचू है बाय द वे, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये बनाया गया है पंचलोहा से, मतलब के 5 मेटल्स का यहाँ पर यूज किया गया है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, जिंक। अब यहाँ पर आप दो जो ये मेटल है गोल्ड और सिल्वर, ये सुन के कहेंगे तो फिर तो इसकी कॉस्ट हजारों करोड़ों में होगी। तो देखिए हाँ बिल्कुल, इसको बनाने की जो टोटल कॉस्ट आई है ये 1000 करोड़ के आसपास है, इससे थोड़ी सी ऊपर है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा 1000 करोड़ रुपए ये सारा पहला सरकार ने दिया होगा, तो इसका आंसर है नहीं। ये बहुत ही ज्यादा यूनिक बात है। जो ये स्टैचू का कॉन्सेप्ट है ये दिया था श्री चिन्ना जय स्वामी ने। और जो भी यहाँ पर पैसा लगा है, एवरी सिंगल रुपी, ये फंडेड है इंटायरली बाय डोनेशंस फ्रॉम डिवोटीज ग्लोबली। जी हाँ, श्री रामानुजाचार्य के इतने भक्त आपको मिलेंगे। इवन यूएस में, यूरोप में कई इंडियंस हैं वहां पे गए हैं, कई फॉरेनर्स हैं जो इनकी थिंकिंग से काफी इंस्पायर हुए हैं, इनकी बुक से काफी इंस्पायर हुए हैं। उन्होंने भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर दिए। धीरे धीरे यहाँ पर डोनेशन इकट्ठा होती गई। 2014 से लेकर 2017 तक तो डोनेशन यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। और उसके बाद 1000 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हुआ है। अभी जो मेन यहाँ पर स्टैचू है इसको पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है। एक यहाँ पर जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एक और स्टैचू यहाँ पर मिलेगा
जो 120 केजी गोल्ड का बना है। अच्छा, 120 केजी गोल्ड ही क्यों प्रिसाइसली? क्योंकि बताया जाता है कि श्री रामानुजाचार्य धरती पर चले थे 120 सालों के लिए, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए ये स्टैचू यहाँ पर बनाया गया है। और इस स्टैचू को अनवील करेंगे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी फरवरी 13 को। ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर ये कहा कि श्री रामानुजाचार्य ने ये मैसेज दिया था ग्लोबल इक्वालिटी का, मगर क्या बस इन्होंने ये बस बात बोली या फिर कुछ इन्होंने प्रैक्टिस में भी ये बात लेकर आए? देखो, बिल्कुल इन्होंने सिर्फ ये बात बोली नहीं, ऑल ओवर इंडिया कई जो यहाँ पर एम्पायर थे, कई राजा थे, उनको इन्फ्लुएंस किया, उनको बोला कि आपके राज्य में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ओवर रिलीजन, ओवर कास्ट, क्रीड, ये खत्म करिए, हर ह्यूमन बीइंग को इक्वली ट्रीट करिए। और बिल्कुल इनकी इतनी उस जमाने की बात हो रही है, तो उस जमाने में ये सब चीजों के बारे में बात कोई करता नहीं था, तो ये चीज काफी उस टाइम पे बात की बहुत बड़ी बात है। देखा गया कि इन्होंने बाद में अपने जीवन काल के बाद में बहुत से लोगों को इंस्पायर भी किया अपने काम के थ्रू। इनका जन्म बाय हुआ था 1017 में। उस टाइम जो ये पूरा प्रोजेक्ट है स्टैचू का, ये स्टार्ट कर दिया गया। ही वॉज बोर्न इन तमिलनाडु। और जो भक्ति मूवमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन है, ये देखते हुए बहुत सारे इंडिया में महान पोएट्स, थिंकर्स इनसे इंस्पायर हुए हैं। फॉर एग्जांपल मीराबाई, राइट, मीराबाई, कबीरदास, थिंकर्स जिनकी खुद की आज के समय फैन फॉलोइंग है, ये ओपनली कह चुके हैं कि श्री रामानुजाचार्य से ये काफी हद तक इन्फ्लुएंस हुए थे। और इनका एक और जो लेजेंडरी कॉन्सेप्ट है वासुदेवाई कुटुंबकम का, ये आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएन में जाकर बोलते हैं। इसका मतलब ये है ऑल द यूनिवर्स इज वन फैमिली। ये कहा था श्री रामानुजाचार्य ने। और इंडियन गवर्नमेंट आपने देखा होगा, वेरियस जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, वेरियस जो बुक्स पब्लिश की जाती है, वहां पर इस कॉन्सेप्ट को यूज करती है। और इंटरनेशनली भी ये एक बहुत ही एडमायर्ड कॉन्सेप्ट है। तो आप समझ सकते हैं ये है इम्पैक्ट इनका, नॉट जस्ट ऑन इंडिया बट ऑन द इंटायर वर्ल्ड एज वेल। और भक्ति मूवमेंट आप अगर देखो, वो शुरू हुई थी वैसे साउथ इंडिया से, और धीरे धीरे ये भक्ति मूवमेंट आराम से कई सदियों में फैली। नॉर्थ इंडिया में, उस आसाम में भी ये फैली। और भक्ति मूवमेंट में बेसिकली काफी सोशल रिफॉर्मेशन हुई थी, बहुत सारी जो चीजें थी चेंज करी गई। आज भी आप अगर देखो तो बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स में जो पूजा करने का तरीका होता है, ये वही तरीका है जो श्री रामानुजाचार्य ने बनाया था आज से कई सदियों पहले। ना वापस आते हैं एमसीक्यू की तरफ कि भक्ति मूवमेंट वैसे शुरू कब हुई थी। देखिए, भक्ति मूवमेंट शुरू हुई थी 7th सेंचुरी में। ऑलराइट, 7th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और 15th सेंचुरी तक ये नॉर्थ इंडिया तक पहुंच गई थी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी सो गाइस, वीडियो जो है वो ऑलरेडी एंड हो चुकी है। और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता चला। जैसे तो हम लोगों ने जब भक्ति मूवमेंट के बारे में हम जब पढ़ते थे, तो मोस्टली हमने मीराबाई, कबीरदास और भी बहुत सारे ऐसे थे जिनके बारे में हम पढ़ते थे। और रामानुजाचार्य के बारे में भी पढ़ा था, ऐसा नहीं है कि उनके बारे में नहीं पढ़ाया गया था, वो हमारे बुक्स में भी लिखा गया। आई थिंक वो स्कूल बुक्स, टेक्स्ट बुक्स में भी भक्ति मूवमेंट में उनका डिस्क्रिप्शन है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो काफ़ी चीज़ों के बारे में जो बताया गया है कि उन्होंने उस ज़माने में इक्वालिटी की बात करी थी कि जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ इनइक्वालिटी चलता था। लाइक आप कास्टिज्म के ऊपर वहाँ पे आप मतलब हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वैसे में। जैसे कि महाभारत में अगर हम लेते तो कर्ण जो था, उसको कितना डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा था जस्ट बिकॉज वो वैसे तो था नहीं एक शूद्र, अपने उसमें अपने कास्ट से एक रति पुत्र वो थे नहीं, लेकिन वो एक्चुअली में क्षत्रिय थे, लेकिन वो एक सूत पुत्र के नाम से उनको जाना जाता। तो ये कास्टिज्म की वजह से उनको कितना डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा था। और अभी भी, अभी के टाइम पे भी अगर हम देखें, अगर अभी हम उसको एनालाइज करते हैं, शायद हमें उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा हो, लेकिन उस जमाने में ये बहुत बड़ा इफेक्ट था। क्योंकि आप उसकी वजह से आपको कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, आप कभी कोई चीज़ अपने लाइफ में एक्वायर नहीं कर पाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे जाकर उसको रोक दिया जाता था। उस जमाने में अगर हम बात करते, अगर कास्टिज्म अगर कोई बात करते तो शायद कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी अभी के टाइम पे। लेकिन उस जमाने में अगर कोई कास्टिज्म की वो बात करेगा या फिर उसके अगेंस्ट में बोलेगा, तो मतलब या तो आप मरोगे या तो फिर आप जिंदा नहीं रहने वाले हो। तो ये बहुत कॉमन था उस टाइम पे। तो उन्होंने उस टाइम पे इक्वालिटी की बात करी थी, तो विच इज़ हाईली कमेंडेबल, हाईली रिस्पेक्टेबल कि उस जमाने में इन सब टॉपिक्स पे बात होती थी। ऐसे लोग थे जो इस चीज़ को बिलीव नहीं करते थे, और आजकल के टाइम पे हम उन्हें इंस्पिरेशन की तरह लेते। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि इसमें नज़र आता है कि हम लोग कास्टिज्म को लेके हम लोग कितने खिलाफ थे। उस ज़माने में भी खिलाफ थे, आज के ज़माने में भी हम उसके अगेंस्ट में ही खड़े रहते हैं। सो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट के बारे में पता चला है, तो मैंने जब देखा कि उसमें गोल्ड भी यूज़ होता है, ऑब्वियसली बात है काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट होने वाला है।
लेट्स सी कि वो टर्न आउट कैसे करता है। आई एम श्योर कि उसकी वजह से हमारे साउथ में और हर जगह पे टूरिज्म भी बढ़ेगा, तो ये काफी एक अच्छा मोटिव तो है। लेकिन प्रोजेक्ट बनाते टाइम आपको मतलब कितना खर्चा आएगा और उसका क्या बेनिफिट होगा, वो प्रोजेक्ट एक बार कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आप लोग मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब डेफिनेटली करो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा।